नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। क्राइम तक में कहानी का वक्त है और आप तमाम लोगों का शुक्रिया, आप सभी का स्वागत। मैं अब तक लगभग शायद गिनती तो पता नहीं 40, 50 या 60 कहानियाँ सुना चुका हूँगा। ज़्यादातर इसमें से आप लोगों की फरमाइश पे ही सुनाई है। पर आज आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये मतलब मुझे खुद पसंद है और मैं बचपन से ही नटवर लाल की कहानी सुनना चाहता था और इत्तेफाक से जब मैं इस पेशे में आया तो मुझे मौका मिला न सिर्फ नटवर लाल के कारनामों को कवर करने का, बल्कि नटवर लाल के घर जाने का, नटवर लाल के गांव जाने का, नटवर लाल के रिश्तेदारों से मिलने का। और वो मेरा एक ड्रीम था, क्योंकि इतना कुछ सुना था बचपन से कि मुझे लगा ये शख्स कैसा हो सकता है, क्या दिमाग है उसके पास, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसका गांव उसके बारे में क्या सोचता है, उसके अपने फैमिली के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये सारी जो क्यूरियोसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। और फिर मैं जैसे जैसे मैंने मतलब कवर करना शुरू किया, फिर मैंने इस पर कई शोज़ बनाए, तो ज़्यादा नज़दीक से करीब से जानने का मौका मिला मुझे। तो आज मैं नटवर लाल की आपको पूरी कहानी, जो मैंने भी महसूस किया, जाना, जो लोगों ने बताया, नटवर लाल के बारे में लोग क्या सोचते हैं, उसके अपने क्या सोचते हैं, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस कहानी की जो जर्नी है वो भी बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी थी और बड़ा इसमें कई मज़ेदार चीज़ें भी होती हैं। हुआ ये था कि बीच में जब 2009 के आसपास ये खबर आती है कि नटवर लाल के एक वकील ने कोर्ट में एक अर्जी डाली कि नटवर लाल के खिलाफ देश भर में 100 से ज़्यादा जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि नटवर लाल की मौत हो चुकी है। लेकिन अदालत मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इतिहास इतना ज़्यादा डरावना था नटवर लाल की रिहाई, फरारी, गिरफ्तारी को लेकर कि कोई भी मतलब नटवर लाल का नाम सुनते ही यकीन पे भी फिर यकीन करने को मन नहीं करता, कुछ ऐसा हो जाता है। तो अदालत भी पसोपेश में थी कि क्या करें। तो ये उस वक्त सुर्खियों में खबर थी। तो फिर उसी वक्त उसी बहाने कि नटवर लाल वाकई ज़िंदा है, मर चुके, तो मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं गया और फिर मैंने उन जगहों पे जहाँ जहाँ नटवर लाल को आखिरी बार देखने की बात आई थी, या ज़िंदा होने के सबूत थे या मुर्दा होने के सबूत थे, उन जगहों पे मैं गया और मैंने इसकी रिपोर्टिंग की। तो सबसे पहले हमने कहा कि शुरुआत क्यों ना करें नटवर लाल के गांव से, जहाँ पे जन्म हुआ था। तो हम जो नटवर लाल का जो गांव है वो सिवान ज़िले में आता है। सिवान डिस्ट्रिक्ट अपने आप में बड़ा फेमस है एक शख्स की वजह से, और वो एक गैंगस्टर जो पूरे सिवान और के जो सांसद बाहुबली नेता शहाबुद्दीन अभी जेल में है लंबे साल से। तो आरजेडी के नेता हुआ करते थे, उसके बाद एक क्रिमिनल कैसे फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है ये हमारे यहाँ सब जानते हैं। तो शहाबुद्दीन का भी वही था सब कुछ। तो शहाबुद्दीन के नाम से खौफ खाता था पूरा सिवान। तो हम लोग दिल्ली से पहले पटना एयरपोर्ट उतरे, फिर वहाँ से बाय रोड सिवान जाना था, और सिवान से ही करीब 80 किलोमीटर दूर या उससे भी कम एक गांव पड़ता है ज़ीरा देई। ज़ीरा देई में बांग्रा इलाका है जहाँ पे नटवर लाल की पैदाइश हुई थी। तो हम बाय रोड जाते हैं तो बाकी सड़क तो ठीक ठाक, लेकिन जैसे ही सिवान आने वाला होता है तो उससे 20 किलोमीटर पहले अचानक वो सड़क के नाम पे सिर्फ गड्ढा और कुछ था नहीं। अब वो मुश्किल से 20 किलोमीटर की स्पीड में भी गाड़ी नहीं चल रही थी, और वो 20 किलोमीटर का जो सफ़र था उसको तय करने में करीब 2-2.5 घंटे लग गए। फिर जब सिवान क्रॉस किया हमने, जब ज़ीरा देई की तरफ बढ़े, तो क्रॉस करने के बाद फिर 20 किलोमीटर की सड़क वैसी सिर्फ गड्ढा। तो चूँकि हम कई जगह पे रुके चाय वाय पीने के लिए, तो लोगों से बात की, तो हमने कहा पीछे भी सड़क ठीक है, आगे भी सड़क ठीक है, ये सिवान से सिर्फ 20 किलोमीटर पहले दाखिल होने में सिवान में ये सड़क में क्या हो जाता है, ऐसी वजह क्या है। तो फिर वो उसकी कहानी जो बताई गई वो ये थी कि सड़क तो बनती है, लेकिन शहाबुद्दीन के लोग जो है उस सड़क को तोड़वा देते हैं और गड्ढे गड्ढे होते हैं। उसकी वजह ये है कि ताकि कभी कोई रेड पड़े या पुलिस आए तो उनकी रफ्तार गाड़ियों की इतनी सुस्त हो कि उन्हें पहले ही पता चल जाए, और
उन्हें पता है कि इस गड्ढे पे गाड़ी चलाकर वो 2-2.5 घंटे से पहले पहुंचेंगे, नहीं तो 2-2.5 घंटा बहुत है बाकी इंतज़ाम करने के लिए। तो इसी वजह से ये ख़ास तौर पे 20 किलोमीटर पहले दोनों तरफ जो है सड़क के नाम पे सिर्फ गड्ढा छोड़ दिया जाता था। तो ये एक अजीब चीज़ थी। खैर, तो इस गड्ढे की वजह से हम जब पहुँचे तो चूँकि लंबा वक्त लग गया था, दिल्ली से पहले पटना, फिर वहाँ से वहाँ, तो शाम हो गई। अब शाम हो गई तो उसके बाद ये हुआ कि हमारे जो कैमरामैन थे राफे सुल्तान, उन्होंने कहा कि अब अंधेरे में फिर शूट करने में दिक्कत आएगी और पूरा गांव और वो सारा शो उसको शूट करना है, तो हम लोग सुबह शूट करेंगे। तो ये पता चला कि ज़ीरा देई में कोई होटल वोटल तो है नहीं, तो कहाँ रुके, तो सीवान में ही रुक सकते हैं, क्योंकि ठीक ठाक एक छोटा सा जो है सीवान ही वो शहर था। तो हम जिस होटल में गए, एक छोटा मोटा एक होटल, और मच्छर बहुत ज़्यादा। तो हमने वहाँ जाके रिसेप्शन पे कहा कि रिसेप्शन पे भी बहुत मच्छर, और उसने एक दो हमारे ड्राइवर ने बता दिया था, पहले ही अलर्ट कर दिया था। तो हमने उससे कहा कि एक ऐसा ठीक ठाक आप रूम दे दीजिए जिसमें मच्छर ना हो। तो पहले तो कोई एसी और ये रूम वूम था ही नहीं, बस नॉर्मल। तो हमने कहा कि जो अच्छा हो जिसमें मच्छर ना काटे, आप वो रूम दे दीजिए। खैर, हमें रूम मिला, हम रूम में चले गए और उस रूम में बेइंतहा मच्छर किसी तरह। अच्छा, रात 11-12 के बाद घंटी बेल कुछ था नहीं, लोगों को बुलाऊं, कोई वेटर नाम की कोई चीज़ नहीं। तो हमने ऐसी जाग जाग के ही रात काट दी मच्छरों की वजह से। सुबह जब हम ज़ीरा देही के लिए रवाना हो रहे हैं, तो हमने तय किया था कि अब हम उधर ही से फिर इधर पटना की तरफ लौटने की बजाय गोरखपुर की तरफ चले जाएंगे और फिर वहाँ से हम निकलेंगे। तो रिसेप्शन पे जाके कहा कि हमने आपसे कहा था कि वो हमें ढंग का रूम दे दीजिए जिसमें मच्छर नहीं। तो उसने बताया कि एक्चुअली वो स्वीट था, वो हमने कहा कि पता नहीं, आप वो महंगा था तो हमने आपको इसलिए नहीं दिया। तो हमने कहा, अरे बता देते कितना महंगा था। तो कुल मिला के जिस रूम में उसने हमें ठहराया था उसका किराया था 150 रुपये, और जो वो कह रहा था कि स्वीट है जो हमने आपको नहीं दिया महंगा, वो था 200 रुपये। तो राफे सुल्तान को बहुत तेज़ गुस्सा आया। खैर, उन्होंने जो कुछ कहा, मैंने कहा हटाओ। तो ये एक किस्सा जो हमेशा याद रहता है मुझे। तो वहाँ से खैर निकले, उसके बाद हम लोग ज़ीरा देही पहुँचे, और ज़ीरा देही के बाद जाने के बाद सबसे पहले 2 चीज़ें। ज़ीरा देही बहुत मशहूर है, आप लोग मुझे पता नहीं कितना जानते हैं। उस जगह से 2 बहुत मशहूर शख्सियत निकली है। पहले हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका भी गांव ज़ीरा देही, और दूसरा हिंदुस्तान का शायद सबसे अब तक के इतिहास का मशहूर ठग नटवर लाल, बल्कि मिस्टर नटवर लाल। मिस्टर नटवर लाल क्यों बोला मैंने आपको आगे बताऊंगा। तो और दोनों ने ही कहते हैं कि ज़ीरा देही एक रेलवे स्टेशन भी है वहाँ पे छोटा सा। ज़ीरा देही रेलवे स्टेशन से ही ट्रेन पकड़ी थी दिल्ली की। एक राष्ट्रपति भवन पहुँचे और दूसरा हिंदुस्तान के अलग अलग 9 जेलों में पहुँचा। तो जब हम ज़ीरा देही गए तो वो अब वहाँ जाके कहानी शुरू होती है। तो जो पहली चीज़ थी, बताया हम लोग आज तक से हैं ये हैं, तो जब भी हम नटवर लाल बोलें तो हमें एक साथ 2-3 लोग टोक दें। वो कहें, सर नटवर लाल नहीं, आप मिस्टर नटवर लाल बोलिए। हमने कहा कि ये शायद फिल्म से इंस्पायर्ड, अमिताभ बच्चन की जो फिल्म आई थी उसका नाम है। तो मैंने कहा, देखिए मैं नटवर लाल जी की बात कर, नहीं मैं भी नटवर लाल जी की बात कर रहा हूँ, पर आप मिस्टर नटवर लाल जी उनका पूरा नाम लेकर बोलिए। तो थोड़ी देर के बाद हमें बातचीत के बाद पता चला हर शख्स यही कह रहा था, मिस्टर ज़रूर लगाइए नाम से। तो वो फिल्म की वजह से नहीं कह रहे थे, एक्चुअली उस पूरे के पूरे गांव के लोग आज भी, ये 2018 में भी नटवर लाल का जब नाम लेंगे तो 2 ही तरीके से लेंगे, या तो फिर मिस्टर नटवर लाल कहेंगे या मिथिलेश बाबू कहेंगे। असल में ओरिजिनल नाम जो था नटवर लाल का वो मिथिलेश श्रीवास्तव था, लेकिन वहाँ ज़्यादातर मिथिलेश बाबू या फिर मिस्टर नटवर लाल, नटवर से पहले मिस्टर ज़रूर लगाएंगे। तो जब हम उस घर में ले गए, हालांकि वो एकदम खंडर टाइप, अब वहाँ पे कोई है नहीं, और गांव में इतना ज़्यादा मान है नटवर लाल का, मिस्टर नटवर लाल का, कि उनके घर को किसी ने कब्ज़ा वब्ज़ा भी नहीं किया, वो वैसे ही है एकदम। जब हम गए थे, मतलब अब तो उस बात को 9 साल हो गए, अब क्या हालत है मुझे नहीं मालूम लेटेस्ट, लेकिन तब वैसे ही था। घर के अंदर कोई नहीं था, घर खाली, बियाबान, और जो एक पुराना जर्जर सा मकान होता है वैसे ही मकान था। तो वहीं पे पैदाइश हुई थी नटवर लाल की, वहीं स्कूलिंग बचपन में पढ़ाई हुई थी। और नटवर लाल के जो फादर थे वो सरकारी कर्मचारी थे, रेलवे में एम्प्लॉय की, मतलब वो नौकरी किया करते थे। रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव,
ये मिथिलेश मतलब नटवर लाल के पिता का नाम था। तो जब पूरी कहानी पता चली तो जो कुछ बुजुर्ग थे जो नटवर लाल को जो गाँव की सब कहानी बता रहे थे, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बतानी। तो हर एक आदमी सिर्फ तारीफ़ और नटवर लाल की बुराई, और वो कोई भी वहाँ पे उस गांव में क्रिमिनल या ठग मानने के लिए तैयार नहीं था। हर एक का ये था कि उससे अच्छा और सच्चा इंसान कोई नहीं है। वो अमीरों को सज़ा देता और गरीबों की मदद करता, और हमारे गांव के लिए, हम सब के लिए एक एक करके सब सामने आते कि हमारे घर के लिए क्या, हमारे घर के लिए क्या। वो जो एक रॉबिन हुड वाली चीज़ है ना, वो सारी वो तो ज़ीरा देई का एक भी ऐसा घर या एक शख्स मुझे नहीं मिला जिसने नटवर लाल की बुराई की या नटवर लाल के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा कहा, बल्कि हर एक ने सिर्फ तारीफ़ की थी। उसके बाद पता चला कि जब आखिरी बार उस गांव में नटवर लाल पहुँचे तो वो करीब, जब हम लोग पहुँचे थे तो उससे 15 या 18 साल पहले की बात है, जब वो ज़ीरा दही पहुँचे। 3 कारों के काफ़िले में नटवर लाल गाँव पहुँचा और सिर्फ कुछ ही घंटा रहा, और उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद बाकायदा शामियाना लगाया गया। शामियाना लगा के बाकायदा हलवाई को बुलाकर खाना बनाया गया। उस पूरे गाँव के हर एक मेंबर के लिए सबको खाना खिलाया गया। उसके बाद नटवर लाल ने जाते जाते हर एक को 100-100 रुपये दिए, और 100-100 रुपये देने के बाद, बल्कि ये 18-20 नहीं 20-25 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात होगी, और उसके बाद फिर वो 3 गाड़ियों के काफ़िले में नटवर लाल वहाँ से निकल गए। तो ये सारी चीज़ें हमने दी। इससे पहले की जो छोटी सी चीज़ थी कि जो हम गए थे उसकी वजह क्या थी। एक्चुअली 1996 में नटवर लाल तब जेल में बंद, कानपुर जेल में, और कानपुर जेल में बंद होने के दौरान तबीयत कुछ ख़राब हुई तो अदालत में अपील की। तो अदालत ने कहा कि ठीक है, दिल्ली के एम्स में ले जाके इनका इलाज आप चेकअप वेकअप करा लो। तो कानपुर पुलिस के 3 स्टाफ, और तब नटवर लाल की उम्र 84 साल थी, 84 ईयर ओल्ड, और पैर में कुछ प्रॉब्लम था तो नटवर लाल चल नहीं पा रहा। नटवर लाल व्हील चेयर पर ही चलता था या उसको लोग उठा के ले जाते थे, और ये कई हफ्तों से चल रहा था ये सिलसिला कि नटवर लाल को किसी ने अपने पैर से चलते नहीं देखा था, व्हील चेयर का सहारा या कंधे का सहारा, जेल में ही। तो उसी के बाद ये हुआ कि एम्स में इलाज कराना है। तो 3 पुलिस वाले, सिर्फ 3, जबकि नटवर लाल का कद और वो सारी कहानियाँ याद करें तो मुझे लगता कम था, लेकिन यहीं पे नटवर लाल था। कानपुर से 3 पुलिस वाले नटवर लाल को अपनी निगरानी में लेकर ट्रेन से दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली में ट्रेन रुकती है। ट्रेन रुकने के बाद नटवर लाल को नीचे उतारा जाता है व्हील चेयर पे, और व्हील चेयर से उतार कर फिर वो जो प्लेटफॉर्म पे बैठने के लिए जगह होती है तो 2 पुलिस वाला हेल्प करके और नटवर लाल को वहाँ बैठा देते हैं, क्योंकि अब उन्हें बाकी एम्बुलेंस और इन चीज़ों का इंतज़ाम करना था। इसके बाद एक पुलिस वाला चला जाता है टिकट का इंतज़ाम करने के लिए, दूसरा जाता है किसी और काम से, तीसरे को नटवर लाल, अब नटवर लाल उस पर लेटा हुआ ऑलरेडी, वो अचानक कहता है कि ज़रा चाय पीनी है, तो वो कहता अच्छा मैं लेकर आता हूँ। अच्छा, तीनों पुलिस वाले के दिमाग में ये है कि ये बंदा 15-20 दिन से चल फिर भी नहीं रहा है, अपने पैर पे खड़ा भी नहीं हो रहा है, व्हील चेयर के सहारा के बिना चल इसको भाग भी नहीं सकता है। तो उसको उस बेंच पे बैठा के लिटा के और तीनों अपने अपने काम से चले गए कि अभी आते हैं। थोड़ी देर के बाद पहला आता है, फिर दूसरा और तीसरा, और तीनों के पैर तले से ज़मीन खिसक जाती है। बेंच से नटवर लाल गायब। अब अफरा तफरी में सब ढूंढते हैं, भागते हैं, रेलवे पुलिस से पूछते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पुलिस की मदद लेते हैं, बट सवाल ही नहीं है। जो आदमी पिछले इतने दिनों से चल नहीं रहा था वो कुछ मिनटों में रेलवे स्टेशन से गायब हो गया। वो दिन है 25 जून 1996। उसके बाद से नटवर लाल को कभी किसी ने नहीं देखा, और जब वो आखिरी बार भागा था ये 25 जून 1996 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तब नटवर लाल की उम्र 84 साल थी और वो चल भी नहीं पा रहा था। व्हील चेयर पर पुलिस वाले लेकर आए थे और व्हील चेयर से उतार के रखा, और उसके बाद वो गायब, और नटवर लाल कभी नहीं मिला। इसी के बाद 2009 में पहली बार जब नटवर लाल के एक वकील ने अपील की कि 100 से ज़्यादा केस हैं वो बंद कर दीजिए क्योंकि नटवर लाल की मौत हो गई है, तो अदालत मानने को तैयार नहीं थी, वो सबूत प्रूफ मांग रही थी सब कुछ। तो इसी वक्त ये खबर चल रही थी जब हम लोग ज़ीरा दही पहुँचे नटवर लाल की छानबीन करने, ज़िंदा है या मुर्दा है।
तो ये सब करते करते हमने सारे लोगों से, गांव से बात की। फिर उस वक्त नटवर लाल की एक ही बेटी है, और वो बेटी के बारे में हमें ये था कि वो गोरखपुर में किसी रिश्तेदार के यहाँ है। तो हमने इसीलिए ज़ेरा देई से कहा था कि पटना वापस जाने की बजाय हम गोरखपुर की तरफ जाएंगे और वहाँ मुलाकात करेंगे। तो फिर हम जब पहुँचे तो नटवर लाल के भाई मिले, और वो उनके जो भाई हैं गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। तो उन्होंने बताया, जो पहली चीज़ नई जानकारी दी जब हमने बताया कि ऐसे ऐसे वकील ने कहा है कि 2009 में उनकी मौत हो गई है और केस सब बंद कर दो। तो उन्होंने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, मिथिलेश बाबू की तो मौत 1996 में हो गई थी, जब वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भागे थे उसी साल। तो अब हमारे लिए भी था कि ये क्या कह रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि बैकग्राउंड में सारी कहानियाँ इतनी थी कि नटवर लाल की पूरी फैमिली पे भी भरोसा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें पहले सोचनी पड़ेंगी, सबूत देखना पड़ेगा, और ये होता है जनरली। तो हमारे लिए नई जानकारी थी, लेकिन हम मानने को हमने कहा कि आप 96 कह रहे हैं, आपका वकील 2009 कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी 1996 में मौत हो चुकी है और रांची में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब ये बात हमारे लिए भी वो थी। फिर इसके बाद हम लोग वहाँ से रांची पहुँचे कि वहाँ से सबूत जुटाएं कि हाँ भाई अंतिम संस्कार हुआ। नटवर लाल इतना बड़ा नाम हिंदुस्तान में कि अगर नटवर लाल की इस अंतिम संस्कार में कुछ रांची के लोकल लोग शामिल होंगे तो वो भी कैमरे पे बता देंगे। हालांकि हमने बहुत तमाम कोशिश की, पर हमें ऐसा कोई चश्मदीद नहीं मिला जो इस बात की पुष्टि कर सकता कि हाँ 1996 में ही नटवर लाल की यहाँ पे मौत हो गई थी और अंतिम संस्कार में हम लोग शामिल थे। लेकिन फिर ये था कि 84 साल की उम्र 96 में थी, और 9 आते आते उसमें 9 और 4 13 साल और जुड़ गए। तो 84 में अगर आप 13 जोड़ दीजिए तो 84 और 10 94 और 3 97 साल। तो एक ये भी कह रहा था कि उम्र इतनी ज़्यादा हो गई थी कि एक तो ये था कि हाँ फैमिली वाले सही कह रहे हैं कि मौत हो चुकी है, और ना भी हो तो शायद अपने बलबूते पे अपने पैर से चलने फिरने की हालत नहीं होगी। लेकिन फिर खैर नटवर लाल की बेटी और जो पति उनके दामाद वो आर्मी में सोल्जर, उन सब के ज़रिए अलग अलग लोगों से बात करके खबर निकाली गई। तो पता चला कि हाँ वाकई नटवर लाल की जो है वो मौत हो चुकी है। और उसके बाद फिर 2009 में जो वकील ने दिया था, उसके बाद धीरे धीरे करके सारे केस नटवर लाल के क्लोज़ कर दिए गए, क्योंकि जो मेन मुजरिम है वही नहीं रहा, तो फिर केस का कोई मतलब नहीं था। तो ये तो नटवर लाल की ये सारी और ज़िंदगी और मौत की जो कहानी थी जो हम लोगों ने कवर की वो थी। अब नटवर लाल की एक जो जिसके लिए नटवर लाल जाना जाता है वो क्या था, तो वो मैं आपको बताता हूँ। मिथिलेश श्रीवास्तव, मिथिलेश कुमार, नटवर लाल, ऐसे कर कर के टोटल जो कानून के दस्तावेज़ में अलग अलग 8 राज्यों में दर्ज करीब 400 के आसपास ठगी के मामलों में जो नाम दर्ज है नटवर लाल के, वो 52 अलग अलग नाम है। 52 अलग अलग नाम से नटवर लाल ने ठगी की। और ठगी के जो पूरी शुरुआत की थी नटवर लाल की, उसकी कहानी ये है कि जब नटवर लाल पढ़ाई करने के बाद मैट्रिक में एक बार फेल हुआ, फिर पिताजी ने डांटा बहुत, उसके बाद उसने फिर पढ़ाई शुरू की और LLB किया, वकालत की पढ़ाई की और वकील बना, और इसी दौरान वो ट्यूशन भी करता था। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें थी। एक ये थी कि एक बार इसकी एक पड़ोसी ने नटवर लाल के एक ड्राफ्ट दिया था बैंक में जमा करने के लिए। नटवर लाल छोटा था तो ये बैंक ड्राफ्ट लेकर गया, और ड्राफ्ट में जो उस पर साइन था उसने वैसे ही हूबहू साइन अपने आप यूं ही किया। तो उसे लगा कि ये साइन तो बिल्कुल मैच कर गया। तो पहली बार उसका हौसला खुला। फिर उसने कहा अच्छा इसको देखता हूँ कुछ करके। तो उसने सेम साइन करके 3, 4, 5 किस्तों में जिन पड़ोसी ने उसको ड्राफ्ट दिया था उनके अकाउंट से 1000 रुपये निकाले। ये पहली बार जो फर्जीवाड़ा या ठगी था ये अपने पड़ोसी के साथ किया था। 1000 निकालने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पड़ोसी को तब तक ये हो गया कि एक दिन वो खुद बैंक गया और पता चल गया कि उसके अकाउंट से इतने पैसे निकाले, और बैंक वाले ने बता दिया था कि वो जिसको आपने पहली बार भेजा था वो लड़का आता है। तो सीधा सीधी नटवर लाल पे शक, मतलब मिथिलेश पे। तो उसके बाद जाके घर में पिताजी से शिकायत हुई, पिटाई हुई। पिटाई के बाद ये गुस्से में नटवर लाल घर छोड़ के उसका कोलकाता पहुँच गया।
तब कलकत्ता हुआ करता था। और कलकत्ता में फिर इसने आगे अपनी पढ़ाई जारी रखी और वहीं पे एक सेठ के बेटे को ये ट्यूशन भी देने लगा। और कहते हैं कि एक बार एग्ज़ाम के लिए ही इसने पैसे मांगे सेठ से, तो सेठ ने पैसा नहीं दिया, तो उसने उस सेठ को पहली बार कॉटन के किसी बिज़नेस में 4.5 लाख रुपए का चूना लगाया और ठगी की और कोलकाता से भाग गया। वहाँ से भागा, फिर उसकी शुरुआत हो गई। जो नटवरलाल की सबसे ज़्यादा हुनर की चीज़ थी वो ये थी कि वो दुनिया में किसी का भी दस्तखत, सिग्नेचर एक बार वो देख ले उसको हू बहू कर देता था। ये मतलब एक गॉड गिफ्टेड था। अंग्रेज़ी धारा प्रवाह बोलने में माहिर, भेष बदलने में माहिर, और कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई। अखबार पढ़ने का भी वो बहुत ज़्यादा कीड़ा, इसलिए पूरी हिंदुस्तान की हर चीज़ की, पॉलिटिक्स से लेकर हर चीज़ की उसको जानकारी होती थी। चूँकि एक वकील, दिमाग तेज़। इसी के बलबूते पे नटवरलाल ने जो सबसे ज़्यादा ठगी की वो उसने नकली साइन से ही किए, और या फिर चेक और जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, चेक और डिमांड ड्राफ्ट से उसने कैसे ठगी की, उसमें मतलब सैकड़ों किस्से हैं। पर आपको एक दो बड़ा अगर मैं बताऊं, बात तब की है जब नारायण दत्त तिवारी फाइनेंस मिनिस्टर थे और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो कनॉट प्लेस की एक वॉच की शॉप में जाता है नटवरलाल, और एकदम नेताओं वाले जो होते हैं उस तरह के कपड़े पहन के, और उस अपने आप को फाइनेंस मिनिस्टर नारायण दत्त तिवारी का PS पर्सनल सेक्रेटरी बताता है, और कहता है कि कल एक कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की मीटिंग है जिसके लिए राजीव गांधी जी को 90 घड़ी भेजनी है इनकी तरफ से, नारायण दत्त तिवारी की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्टर। तो कॉस्टली घड़ी आप सब दिखाइए। उसने सब दिखाया। उसका बाद उसने कहा कि ये नॉर्थ ब्लॉक में हम डिलीवरी लेंगे। नेक्स्ट डे वो आया और उनके साथ अपने लेकर वो नॉर्थ ब्लॉक भी पहुंचता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर का दफ्तर है। वहाँ पे गाड़ी रुकती है। उसके बाद वो घड़ी लेता है, उसको एक ड्राफ्ट देता है 39,000 कुछ रुपए का उस ज़माने में, और उसके बाद नहीं बल्कि शायद ज़्यादा रकम थी। उसके बाद वो उनको दिखाने के लिए मंत्रालय की तरफ घुसता है और गाड़ी हटती है, फिर वो अपना निकल लेता है। 2 दिन के बाद पता चलता है कि वो डिमांड ड्राफ्ट फर्जी था और उसमें कोई पैसे नहीं थे और वो बस फर्जी बना लिया गया था। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर का मामला था, कनॉट प्लेस का वो दुकानदार, उसने डर से दे दिया। तो ये डिमांड ड्राफ्ट और चेक के ज़रिए एक तो बहुत नॉर्मल था, दूसरा बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से बहुत पैसे ठगे। उसमें हैरत आपको होगी, टाटा, बिरला, इवन धीरू भाई अंबानी, इन लोगों के पास जाकर ऐसे किसी पॉलिटिकल का कोई PS बनकर या कुछ, या सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सोशल वर्कर बन के जाके उनसे पैसे लेने और फंड के नाम पे, और ये और सारे वो फर्जी कागजात मंत्रालय के और ये सब देकर, मतलब अंबानी, बिरला, टाटा, और उन सब से भी लाखों रुपए लेके निकल गए। सबसे जो नटवरलाल के किस्से के साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा जुड़ता है वो ये है कि नटवरलाल ने अपनी लाइफ में ख़ास तौर पे अंग्रेज़ों को और कुछ एक दो अपने बेवकूफ़ भाइयों को भी 3 बार ताजमहल बेचा उसने, बाकायदा पेपर एकदम स्टैम्प, और वो सारे जो आपके ज़मीन जायदाद और इनके पेपर होते हैं, वो चूँकि उन चीज़ों में बड़ा माहिर था और फर्जरी में, तो इसने 3 बार ताजमहल बेचा, 2 बार लाल किला बेचा। एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे उसी दौर में राजेंद्र प्रसाद की ही हैंडराइटिंग और एकदम हूबहू साइन किया हुआ लेकर और संसद भवन भी बेच दिया, और उस पर बाकायदा था कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो एक अंग्रेज़ था जिसको वो पेपर दिया गया था। और ये कहते हैं कि जब ये डील हुई थी, जब पेपर का आदान प्रदान हो रहा था और पैसे ले जा रहे थे, उस वक्त संसद भवन की कार्रवाई चल रही थी और संसद भवन के अंदर 400-500 अपने सांसद भी बैठे हुए थे, और उसी दौरान उसने पूरा संसद भवन भेज दिया। और एक बार तो वो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनकी वो उसने दस्तखत नकल की थी, वो राष्ट्रपति भवन भी भेज दिया। तो कुल मिला के जो मुकदमे दर्ज हैं ऑलरेडी ठगी के, उनमें से 3 बार ताजमहल के बेचने का मुकदमा दर्ज है, 2 बार लाल किला बेचने का मुकदमा दर्ज है, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन। ये नटवरलाल ने अलग अलग टाइम में बेचा। अपने पूरे ठगी के करियर में नटवरलाल सिर्फ 20 साल जेल में रहा। हालांकि मैं सिर्फ कह रहा हूँ, लेकिन ये 20 साल भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो 20 सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जो 400 से ज़्यादा लोगों को ठगे, करीब 125 से 150 के बीच में जो मुकदमे दर्ज हुए, उनमें से जो शुरुआती के 19 मामले ही का फैसला आया था, अभी बाकी के 100 से ज़्यादा का आने थे,
उसमें नटवर लाल को अलग अलग कोर्ट ने 113 साल की सज़ा सुनाई थी, सभी कोर्ट की अलग अलग। तो 113 साल की ऑलरेडी सज़ा हो चुकी थी, बाकी का फैसला आना था, और इनमें से 20 साल नटवर लाल ने जेल में काटे। इस दौरान टोटल जो ठगी के अपने करियर में नटवर लाल 9 बार गिरफ्तार हुआ, 9 बार उसको अलग अलग जेल भेजा गया, बिहार, यूपी, एमपी, इवन आंध्र प्रदेश। और 9 बार जब जेल गया वो, तो उसमें से सिर्फ 1 बार वो ज़मानत पर बाहर आया था, जो पहली बार था। उसके बाद 8 के 8 बार ये जेल से भागा, कभी इसने ज़मानत नहीं दी। जब पहली बार जब गिरफ्तार हुआ तो उसमें फरारी नहीं हुई थी, उसमें बाकायदा चूँकि एक पहला मामला था और छोटा मामला था, तो उसमें ज़मानत मिल गई थी। उसके बाद ये जो बाकी के 8 बार गिरफ्तार हुआ नटवर लाल, तो 8 के 8 बार मिस्टर नटवर लाल बिना बेल, बिना अदालती फरमान के हमेशा जेल से भागा और इसी तरह चकमा दिया। कभी अपाहिज बन के बैठ गए, सामने वाले को पता ये तो चल भी नहीं सकता और यूँ छू मंतर। कभी कोर्ट में पेशी के दौरान अलग अलग तरीके से। और उससे एक बार इंडिया टुडे ही ने ही इंटरव्यू किया था, तो उससे पूछा था कि आप जेल से मतलब ऐसे कैसे भाग सकते हो, आप कैसे भाग जाते हो? तो उसने कहा मैं नहीं भागता हूँ, वो तो पुलिस वाले खुद दरवाज़ा खोलते हैं, और या गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं या जेल का दरवाज़ा खोलते हैं और कहते हैं आप जाओ, मैं चला जाता हूँ। मतलब ये उसका बोलने का तरीका था, हाजिर जवाब, बहुत दिमाग बहुत तेज़, बहुत शार्प। एक बार ऐसे ही जब नटवर लाल लखनऊ की जेल में बंद था, तो नटवर लाल की बीवी बहुत लेटर लिखा करती थी नटवर लाल को, और नटवर लाल वो लेटर पढ़ता था। और उस वक्त उसको जेल में बंद हुए करीब 1-1.5 साल हो चुका था, और महीने में 1 लेटर ज़रूर आता था। तो जो वहाँ का जेलर था उसने देखा कि करीब 7-8 लेटर आ गए, और नटवर लाल ने कभी लेटर का जवाब नहीं दिया। और एक्चुअली लेटर जो जेल में आता है वो सेंसर होकर आता है, उसमें देखा जाता है कि क्या क्या है, या जो जेल से लेटर जाता है वो भी सेंसर होकर जाता है कि आप पढ़ते हैं कि क्या क्या है, कुछ ऐसी प्लानिंग तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है। तो ये है कि आप सेंसर होगा। तो जो भी लेटर आए नटवर लाल पढ़े, पर उसका रिप्लाई कभी नहीं करे। तो जेलर को भी हैरानी हुई, और वो लखनऊ जेल में था, 1.5 साल हो चुके थे। तो एक दिन जेलर ने आकर, जब 7वीं-8वीं बार लेटर आया, तो वो लेटर खुद जेलर बोला मैं जाके देता हूँ नटवर लाल को। और नटवर लाल को लेटर दिया और कहा कि ये बताओ तुम्हारी बीवी तुम्हें इतना ख़त लिखती है, तुम कभी इसका जवाब भी दे दिया करो, तुम्हें देना चाहिए, वो परेशान है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तब नटवर लाल ने पहली बार जवाब लिखा लेटर का, और जाहिर सी बात है वो जेल स्टाफ के पास किया। नटवर लाल ने जो लेटर लिखा था उसमें अपनी बीवी को पहली बार उसमें ये लिखा, जो उससे पहले बीवी का था कि बहुत परेशानी है घर में, आप हैं नहीं यहाँ पे, और खेत भी जो है सूख रहा है, और पैसे नहीं है जुताई के लिए, तो सारी चीज़। तो नटवर लाल ने इधर से लेटर लिखा, और उसने लिखा कि थोड़े दिन की बात और है, परेशानी मैं बाहर आ जाऊंगा, लेकिन तुम तब तक एक काम करो, वो अपने खेत के वहाँ पे एक जगह ऐसी वो लिखा जो चिन्हित नहीं हो सकता, तो वहाँ पे जाना, करीब 1 हाथ खुदाई करना, तुम्हें वहाँ पे एक अंदर से वो मिलेगा डब्बा, उसके अंदर सारे सोने के जेवर हैं, वो निकाल लेना, और उसके बाद उसको बेच के और तुम अपने घर की ज़रूरत पूरी करना, और बाकी खेत वेत की जुताई वुताई भी सब करवा लेना, फसल वसल से सब ठीक हो जाएगा। ये उसने लेटर लिखा और दे दिया। अब जाहिर सी बात है लेटर सेंसर होना था, पुलिस ने लेटर पढ़ा। नटवर लाल की ठगी के कारनामे, ज्वेलरी शॉप और ये सब को बहुत लूट चुका था ऑलरेडी, तो पुलिस ये सब थे। तो जैसे ही जेलर ने देखा तो जेलर की भी आंखें चौंधे आई, फिर लोकल पुलिस को खबर किया। अब इन लोगों को लगा कि बहुत सारे जो ठगी के पैसे जेवर हैं वो अब बरामद होंगे। तो लेटर तो बाद में पहुंचा बीवी के घर, पहले पुलिस पहुंच गई उस गांव में और उस खेत में, और उसके बाद अगले दिन पुलिस की पूरी टीम मज़दूरों को लेकर आई और वो खेत की खुदाई शुरू हो गई उस जेवर को ढूंढने के लिए। तो पहले 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, पर सुबह से शाम हो गई, पूरी खेत खुदाई हो गई, लेकिन वो जेवर नहीं मिला। उसके बाद खैर पुलिस वालों को लगा कि पता नहीं क्या निकाल लिया होगा, वो चले आए। करीब 15-20 दिन के बाद जेल में फिर एक ख़त आता है नटवर लाल की बीवी का, और उस ख़त में लिखा हुआ था कि थैंक यू जेलर साहब, आपकी वजह से मेरे खेत की जुताई हो गई, पैसे नहीं थे और इस बार फसल भी अच्छी है, तो हम लोग आपको दुआ दे रहे हैं। तो जेलर ने जब नटवर लाल से पूछा था ये है क्या, तो उसने बोला कि आपके ही ज़िद पे मैंने ये लेटर लिखा है, इसलिए मैं ख़त नहीं लिखता हूँ। तो ये एक बहुत मशहूर किस्सा और ये सच्चा किस्सा है, ये रिकॉर्ड पे है, जिसमें बाद में मुहावरे भी बने, जोक्स भी बने होंगे। लेकिन ऐसा नटवर लाल का मतलब ये दिमाग था और इस तरीके की चीज़ें होती थी। एक बार ऐसी
जब कानपुर जेल में नटवरलाल बंद था तो कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया, तो जो जज थे वहाँ पे, तब तक नटवरलाल का नाम बहुत फेमस हो चुका था इस वजह से कि ये ताजमहल और संसद भवन बेच दिया, तो तुम कैसे कोई आदमी बेच सकता है। तो ये होता था कि नटवरलाल मुहावरे में भी इस्तेमाल होने लगा था कि अरे तू क्या नटवरलाल है। तो वो जज भी जो थे वो नटवरलाल के कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। तो जब जेल में पेशी के दौरान नटवरलाल आया तो जज ने उससे सब कुछ कार्रवाई जब ख़त्म हो गई तो बोला कि मिथिलेश श्रीवास्तव तुम ये बताओ तुम ये सब कर कैसे लेते हो। तो नटवरलाल ने कहा कि जज साहब आपके पास 1 रुपया है क्या। तो जज ने बोला क्यों। बोला नहीं है तो बताइए। तो जज ने साहब ने अपना देखा, उसका पर्स निकाला, उसमें 1 रुपया था। उन्होंने 1 रुपया निकाला, आगे बैठे वर्दली को दिया, वर्दली ने नटवरलाल को दिया। नटवरलाल ने वो 1 रुपया लिया और अपने जेब में रख लिया। बोला बस ऐसे करता हूँ जज साहब। उसके बाद वो कार्रवाई पूरी हो गई। नटवरलाल कटघरे से वापस वो जज साहब के 1 रुपये नहीं दिए। बाद में नटवरलाल ने हमेशा यही कहा कि मैंने कभी किसी का पैसा लूटा नहीं, मैंने कभी किसी से ज़बरदस्ती लिया नहीं, बस लोग मुझे अपने आप दे देते थे। और ये इस चीज़ का भी यही जिक्र होता है कि अब मैंने जज साहब को नहीं लूटा। आप देखिए, आप ये कहेंगे कि जज साहब का मैंने बात 1 रुपये और 100 रुपये की नहीं है, बट जज साहब से मैंने मांगा और उन्होंने खुद दे दिया। तो मैं ऐसे लोगों से मांगता हूँ और लोग दे देते हैं, मैं कोई क्राइम नहीं करता हूँ। बल्कि उस वक्त नटवरलाल ने एक चीज़ ये भी कही थी कि अगर भारत सरकार मेरे दिमाग का सही इस्तेमाल करे तो मैं जो भी विदेशी कर्ज है वो सब उतार दूंगा, मतलब हम विदेशियों को भी वो कर देंगे, उसका ये भी एक कहना था। तो ये सारे जो किस्से हैं नटवरलाल के, ये इसमें एक चीज़ है कि हिंदुस्तान में आज भी कहते हैं कि नटवरलाल से बड़ा कोई ठग पैदा नहीं हुआ। और लेकिन एक दूसरा तबका ये कहता है कि नटवरलाल वाकई बहुत जीनियस शख्स था, बहुत ही जीनियस। हालांकि उसने अपना सारा दिमाग गलत कामों में लगाया और गलत चीज़ों में लगाया, और वरना उसका शायद अगर सही इस्तेमाल करता तो देश का भी भला हो सकता था और बाकी चीज़ों का भी भला हो सकता था, लेकिन ऐसा था नहीं। लेकिन आज भी नटवरलाल के गांव के लोग, जीरादेई के लोग, वो अगर आप जाके खाली नटवरलाल की आप बुराई करेंगे तो समझ लीजिए आप उनके दुश्मन हैं। वो सुन ही नहीं सकते नटवरलाल की बुराई, क्योंकि उनका ये था कि हमारे गांव के लिए, हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, पढ़ाने के लिए बच्चों को, शादी ब्याह का खर्चा, वो सारे कुछ किया है। और ये चीज़ें पता भी चलती हैं, क्योंकि 1-2 आदमी झूठ बोलेगा तो पकड़ में आ जाएगा, लेकिन सारे के सारे वहाँ उस गाँव के लोगों के एक ही सुर होते हैं। और दूसरा, नाम के साथ कभी वहाँ आप नटवरलाल बोलेंगे तो आप उनके दुश्मन होंगे, उसके साथ आपको मिस्टर लगाना ज़रूरी है। और उनका अब तो उनकी डिमांड भी आई थी कि हमारे गांव में नटवरलाल, मतलब मिस्टर नटवरलाल की एक याद में एक उनकी पूरी वो लगाई जाए, आदम कद मूर्ति, और सम्मानित करना चाहिए। ये सारी बीच में मांग भी उठी वहाँ जीरादेई के लोगों की। तो जितनी मुझे याद थी कहानी और जो मेरी जर्नी थी और जो मेरा आज भी, हालांकि नटवरलाल की जो नटवरलाल की टोटल 2 बीवियाँ थी। अब दोनों दुनिया में नहीं है। एक छोटा भाई अभी भी है, वो शायद गोपालगंज में है, और बेटी रांची में है। और बाकी नटवरलाल खुद नहीं है, अभी ये कंफर्म है। लेकिन मुझे लगता है कि कहानियाँ और ठगी के किस्से ये वो जब तक हम लोग हैं सुनते सुनाते रहेंगे। और इसी पे जब मिस्टर नटवरलाल जो फिल्म बनी थी तो उस पर भी एक ये है कि जब किसी जेल में उस दौरान बंद था तब पूछा किसी ने कि आपके ऊपर फिल्म बन रही है, तो नटवरलाल ने कहा कि हाँ मैंने सुनी। तो उसने बोला आप देखेंगे। बोला कि नहीं, मैं असली हीरो मैं हूँ तो मैं दूसरे हीरो की फिल्म नहीं देख सकता। और फिर ये भी था कि वो डायरेक्टर और उस पर मानहानि का मुकदमा करने की भी बात कही थी, लेकिन खैर वो हुआ नहीं क्योंकि जेल के अंदर थे। तो ये थी पूरी कहानी नटवरलाल की। अब